हे गाइस, वेलकम टू संजू सोनी। मैं हूं लेखराज और पेश हूं एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। आज बात करेंगे उदारवाद और नव उदारवाद की। डिटेल से जानेंगे इन दोनों के बारे में। बट इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, आई रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल नीडी वंस। सो गाइस, लेट गेट स्टार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उदारवाद और नव उदारवाद का अर्थ क्या है। ठीक है, इनका अर्थ जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति के कारण क्या रहे हैं, उत्पत्ति हुई कैसे है, कारण क्या रहे हैं, विशेषताएं क्या हैं, और एट द एंड हम देखेंगे उदारवाद और नव उदारवाद में अंतर क्या है। तो ये आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो गाइस, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अंत तक जुड़े रहें मेरे साथ। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे उदारवाद के अर्थ से। उदारवाद शब्द अंग्रेजी के शब्द लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। लिबरलिज्म शब्द लैटिन के शब्द लिबर से बना है। ठीक है, लिबर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ स्वतंत्रता या आज़ादी होता है। लिबर्टी शब्द भी इसी लिबर से बना है, अतः उदारवाद स्वतंत्रता के विचार का समर्थक है। मैं साधारण भाषा में आपको साधारण तरीके से बताना चाहूँ तो उदारवाद का सामान्य जो अर्थ होता है वो स्वतंत्रता होता है। ठीक है, स्वतंत्र व्यक्ति को उदारवाद से जोड़ा जाता है। ये व्यक्ति को चाहते हैं कि स्वतंत्र छोड़ दें, ये स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, व्यक्तिवाद में विश्वास रखते हैं उदारवादी। ठीक है, ये तो था उदारवाद के अर्थ के बारे में। जो उदारवाद है, उदारवाद के दो रूप हैं। एक तो इसका रूप है परंपरागत, ठीक है, और जो दूसरा रूप है वो है आधुनिक उदारवाद। जो उदारवाद है इसे परंपरागत उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो नव उदारवाद है वो उदारवाद से अलग हो गया है। इसकी विचारधारा कुछ उदारवाद से अलग हो गई है। ठीक है, तो ये था इसके प्रकार, ये तो हैं इसके प्रकार। अब देखेंगे हम कि जो परंपरागत उदारवाद है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, उदारवाद की उत्पत्ति हुई कैसी है। इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश राजनीति दार्शनिक जॉन लॉक, ठीक है, जॉन लॉक, नाम को नोट करिए आप, जॉन लॉक, ये इनका पीरियड है, एरा है। ठीक है, 1632-1704 इनका जीवन काल रहा है। उदारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। किन्हें? जॉन लॉक को उदारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। इस बात को आप नोट करिए। ठीक है, अब जो 1688 ईस्वी की रक्तहीन या गौरवमय क्रांति हुई इंग्लैंड में, ये उदारवाद के विजय के रूप में याद की जाती है। ये एक ऐसी क्रांति हुई थी दोस्तों जिसमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। ये विश्व के इतिहास में एक अनोखी क्रांति है। आज तक ऐसी क्रांति हुई नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्रांतियों में तो मौतें या खून खराबा अक्सर होता है, बट ये एक ऐसी क्रांति थी जिसमें कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई थी। इसमें हुआ क्या था कि जो आपका राजा था इंग्लैंड का, ठीक है, उसने सत्ता दे दी थी जनता के पास। ठीक है, लॉक ने सबसे पहले जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार मानते हुए तर्क दिया कि इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की स्थापना ट्रस्ट के रूप में की जाती है। ठीक है, और जब जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात कही थी, वहीं से उदारवाद को जन्म मिला था। इनके अनुसार व्यक्ति विवेकशील होता है। ठीक है, व्यक्ति में इतनी समझ होती है, अतः व्यक्ति को पूर्ण तरह से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। यह व्यक्तिवाद पर आधारित था। ठीक है, उदारवाद क्या था? व्यक्तिवाद पर आधारित था दोस्तों। तो ये था इसका ओरिजिन। अब देखेंगे कि जो परंपरागत उदारवाद है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसकी उत्पत्ति के कारण क्या रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सामान्य तौर पर आपको बताऊं तो मध्यकालीन जो आंदोलन हुए, ठीक है, मध्यकालीन व्यवस्थाओं में, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था। ठीक है, इन आंदोलनों में चर्च और राज्य के बीच आंदोलन हो रहे थे। ठीक है, यूरोप में चर्च और राज्य के बीच आंदोलन हो रहे थे। ठीक है, जिसके कारण कई आंदोलन हुए, और यही आंदोलन जो थे उदारवाद के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। इसमें मैं सबसे पहले बात करूं तो पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण आंदोलन हुआ सबसे पहले, क्योंकि 14वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? ये हुआ था इटली के फ्लोरेंस से। ठीक है, पुनर्जागरण काल कहाँ से हुआ था? इटली के फ्लोरेंस से। ठीक है, निरंकुशता के विरुद्ध, ठीक है, सामंतवाद हो गया आपका। फिर धर्म सुधार आंदोलन हुए जो कि मार्टिन लूथर द्वारा चलाया गया था। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन जिसमें प्रोटेस्टेंट जो कि चर्च दो पादरियों में बंट गया था। ये आंदोलन जो थे उदारवाद को जन्म
लेने के लिए आधारित थे, अर्थात यहीं से उदारवाद जो है शुरू हुआ था। ये कारण है उदारवाद को स्तंभ से उठाने के लिए या इसके ओरिजिन के लिए, ठीक है। यहीं से उदारवाद को जन्म मिला। कहाँ कहाँ से? सामंतवाद का पतन, ठीक है। सामंतवाद का पतन, निरंकुशता के विरुद्ध पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है दोस्तों, ये कारण थे, इन्हें आप नोट करिए। अब जो ये आंदोलन हुए, इन आंदोलनों ने उदारवाद को कौन कौन सी विचारधाराएं दी, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रांति हुई, ठीक है। इंग्लैंड में क्रांति हुई, गौरव में क्रांति हुई थी, रक्तहीन क्रांति हुई थी, ठीक है। इसने क्या दिया? उदारवाद को इसने व्यक्तिवाद का विचार दिया, व्यक्तिवाद पर बल दिया 1688 ईस्वी की क्रांति से, ठीक है। जो अब अमेरिका आज़ाद हुआ, ठीक है। अमेरिका आज़ाद हुआ 1776 में, ठीक है। जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो अमेरिका के आज़ाद होने पर कौन कौन सी विचारधारा मिली, ठीक है? अधिकारों पर बल, ठीक है। इसने अधिकारों पर बल दिया। इस क्रांति ने किस पर बल दिया? अधिकारों पर बल दिया। और जो 1789 की जो वन ऑफ द फेमस जो क्रांति हुई, ठीक है, इसने क्या दिया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, फ्रांस में हुई थी, ठीक है। ये और ये जो तीन मैंने आपको विचारधाराएं बताई, ये आधार स्तंभ हैं उदारवाद के, ठीक है। उदारवाद के ये आधार स्तंभ हैं, तीन क्रांतियां, ठीक है। इनको आप नोट करिए, 1688, 1776 एंड 1789, ठीक है। तीनों क्रांतियों को आप नोट रखिए। तो मैंने आपको बताया उदारवाद, उदारवाद की उत्पत्ति, उदारवाद की उत्पत्ति के कारण। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो जो उदारवाद है, ठीक है, उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें व्यक्तिवाद को पर अत्यधिक बल दिया जाता है, ठीक है। अत्यधिक बल दिए जाने के कारण इसे नकारात्मकता के रूप में लिया जाता है। अब बात करते हैं कि जो परंपरागत उदारवाद है, इसकी मान्यता क्या थी, ठीक है। इसकी मान्यताएं क्या थी और इन मान्यताओं में क्या क्या टॉपिक थे, ठीक है, क्या क्या इनकी विशेषताएं थी, वो देखते हैं। मैं सबसे पहले बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 1688 की जो क्रांति हुई थी, ये जो इंग्लैंड में हुई थी, ये थी व्यक्तिवाद पर आधारित, और व्यक्तिवाद उदारवाद का प्रमुख आधार था, ठीक है। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते थे ये, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व शांति पर आधारित थी उदारवाद, ठीक है। सहयोग, शांति व्यवस्था, ठीक है, सहयोग करना चाहते थे, विश्व में शांति बनाए रखना चाहते थे, लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। सबसे खास बात, जो उदारवाद है वो लोकतंत्र में विश्वास रखता था दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, कानून सर्वोच्च। अब मैं इसके कुछ बहुत ही अच्छी विशेषताओं की बात करूंगा। तो कानून सर्वोच्च, ठीक है, ये कानून को सर्वोच्च मानते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राकृतिक अधिकार में मान्यता रखते हैं। अब यहाँ पर प्राकृतिक अधिकार हैं, ठीक है। इनका मानना था कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं ये अधिक इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो अधिक है संवैधानिक अधिकारों से, ठीक है। ये संविधान को नहीं मानते थे, ये प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास रखते थे, ठीक है दोस्तों। इसमें व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाता था। जो परंपरागत उदारवाद है या उदारवाद है, ये व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखता था, ठीक है। जो अगर मैं एक संक्षेप में आपको बताऊं, जो संक्षेप में उदारवाद की डेफिनेशन निकल कर आती है, व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, ठीक है। व्यक्ति को पूर्ण तरह से आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए। व्यक्ति के पास ये बुद्धि है कि वो अपना अच्छा सोच सकता है, अच्छा कर सकता है, ठीक है। इसे नकारात्मकता के रूप में लिया जा गया, ठीक है। आगे चलकर जो ये उदारवाद है, इसे नकारात्मकता के रूप में लिया गया था, ठीक है। और ये मुक्त व्यापार में विश्वास रखता था। तो दोस्तों ये था उदारवाद के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे कि नव उदारवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। जो नव उदारवाद है, ठीक है, इसके विकास का समय रहा है 19वीं शताब्दी, ठीक है। 19वीं शताब्दी से वर्तमान तक, 19वीं शताब्दी इसकी शुरुआत हुई और अभी वर्तमान तक जो नव उदारवाद है ये आपको देखने को मिलेगा। जो मैंने आपको उदारवाद, परंपरागत उदारवाद बताया, ठीक है, इससे पहले उसका एरा रहा था 16, ठीक है, 16 सेंचुरी, 16वीं जो इसकी शताब्दी हुई थी, ये इसका एरा रहा था, इसकी शताब्दी रही थी, ठीक है। उत्पत्ति के कारण सबसे खास बात, जो नव उदारवाद है इसकी उत्पत्ति के कारण रहे थे पूंजीवाद और मार्क्सवाद, ठीक है। पूंजीवाद और मार्क्सवाद इसके आधार स्तंभ रहे थे, ठीक है, इस विचारधारा के उत्पत्ति के कारणों में, ठीक है दोस्तों। अगर मैं डिटेल में बात करूं आपसे, तो
प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, अब युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध से तो हानि ही होगी, जान माल का आपको हानि उठानी पड़ेगी, जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो डाउन हो जाएगी। तो क्या हुआ कि इस विश्व युद्ध से बहुत कुछ डामाडोल हो गया था विश्व में, ठीक है। जो इनकी विचारधाराएं थी वो बदली गई, अंतर्राष्ट्रीयकरण जो कुछ था विश्व में वो बदल गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, रूस में समाजवादी क्रांति हुई, ठीक है, 1917 में क्रांति हुई। ये कारण था नव उदारवाद की उत्पत्ति के समय, ठीक है। अब यहाँ से नव उदारवाद शुरू होता गया, ठीक है, क्योंकि जब समाजवादी क्रांति हुई तो इन्होंने क्या किया, उदारवाद को नकारने की योजना बनाई। ये उदारवाद को मानना नहीं चाहते थे, इसीलिए 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई, ठीक है। और अब हिटलर जर्मनी में हुआ, ठीक है, जर्मनी में नाजीवाद फासीवाद का उदय हुआ, ठीक है, हिटलर के अधीन हुआ। फर्स्ट वार के बाद काफ़ी आर्थिक संकट आया, मैंने आपको बताया कि काफ़ी कुछ आपको देखने को मिला जो आपका फर्स्ट वार वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ, राजनीति बदल गई, ठीक है, विचारधाराएं बदल गई विश्व में। फिर क्या हुआ, ये 1914 से 45 तक चला आ रहा था, ठीक है, बट 1945 1939 से 1945, ठीक है, एक दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और इसने और भी बदतर हालात कर दिए, आर्थिक संकट और भी गहरा गया, और जो व्यवस्था थी, विचारधाराएं थी, वो अब उनको ख़त्म होने से कोई नहीं रोक सकता था। और इसीलिए यहीं से 1945 से ही नव उदारवाद की शुरुआत होती है दोस्तों। यहीं से आपको नव उदारवाद शुरू देखने को मिलेगा 1945। यहाँ से आगे आपको नव उदारवाद देखने को मिलेगा। इन्होंने क्या किया, मुक्त व्यापार तो इन्होंने अपनाया, ठीक है, मुक्त व्यापार को तो ये मानते थे, बट इनका मानना था कि राज्य को इसमें ज़रूरत के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक है। बट जो मैंने आपको बताया इससे पहले, परंपरागत उदारवाद वो पूर्ण तरह से स्वतंत्र छोड़ देना चाहते थे, ठीक है, राज्य के हस्तक्षेप को नहीं मानते थे। परंतु नव उदारवाद में आवश्यक होने पर क्या किया गया, राज्य का हस्तक्षेप जरूरी माना गया दोस्तों, जरूरी माना गया। तो ये थी इसकी उत्पत्ति के कारण नव उदारवाद की। अब मैंने आपको उत्पत्ति के कारण बताए, उत्पत्ति का आपको एरा बताया, और जहां से ये शुरू हुआ नव उदारवाद 1945 से आगे अब तक, ये मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि जो मान्यताएं हैं नव उदारवाद की वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आदर्शवादी विरोधी, ठीक है, ये जो नव उदारवाद था ये आदर्शवादी विरोधी था, ठीक है, ये यथार्थवाद में विश्वास रखते थे, ठीक है, ये आदर्शवाद पर चलने वाले नहीं थे, ये वास्तविकता में विश्वास रखते थे कि जो रियलिटी है उसे आप माने, ना कि एक आदर्शवाद पर चलें। मनुष्य की वास्तविक क्षमता का विकास करना चाहते थे, ठीक है दोस्तों। मुक्त व्यापार पर नियंत्रण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुक्त व्यापार को तो मानते थे ये, बट इनका मानना था कि राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। यूएसए पूंजीवाद व्यवस्था आदर्श, ठीक है। इस नव उदारवाद में क्या हुआ, जो यूएसए है वो एक आदर्श के रूप में उभरा, क्योंकि इसने पूंजीवाद को अपनाया, और पूंजीवाद भी इस तरह से अपनाया कि राज्य का एक आवश्यक तौर पर हस्तक्षेप जरूरी है। और आज जो यूएसए है वो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व स्तर पर, ठीक है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो यूएसए ही है। अब एक और टॉपिक, इसके आधार की बात करूं, इसकी और विशेषता की बात करूं, तो वो ये है कि उदारवाद वहीं पर संभव है, ठीक है, वहीं पर संभव है जहां पर नैतिकता जन्मी हो, ठीक है, नैतिकता जहां पर एग्जिस्ट करती हो। अगर व्यक्ति अपनी नैतिकता को नहीं मानेंगे तो वो उदारवाद को भी नहीं मानेंगे। जहां पर व्यक्ति नैतिकता के प्रति सचेत हैं वहां पर आपको उदारवाद देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों, वहां पर आपको उदारवाद देखने को मिलेगा। कल्याणकारी राज्य व्यवस्था, ये कल्याणकारी राज्य में विश्वास रखते थे। सकारात्मक स्वतंत्रता समानता पर बल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो परंपरागत उदारवाद है उसमें क्या था, नकारात्मकता थी, ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता को लेते थे, हर चीज़ वहाँ पर नकारात्मक होगी, राज्य का हस्तक्षेप नहीं मानेंगे। बट आपको नव उदारवाद में क्या देखने को मिलेगा, नव उदारवाद में आपको सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हर व्यक्ति के लिए अच्छी होती हैं। और इसमें सबसे खास बात थी कि जो परंपरागत उदारवाद है इसने क्या किया था, सिर्फ लोकतंत्र में विश्वास रखा था, बट जो आपका नव उदारवाद आया इसने समाजवाद को भी साथ में लेने की कोशिश की, ठीक है। और अभी नव उदारवाद का
सिलसिला ही चला है, वर्तमान में भी नव उदारवाद आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों के बारे में बताया कि उदारवाद क्या है, उत्पत्ति के कारण क्या है एंड उत्पत्ति हुई कैसे, ठीक है। उसी तरह मैंने नव उदारवाद के बारे में भी आपको बताया, उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के कारण क्या थे, ठीक है, और इसकी मान्यताएं क्या हैं और इसकी विशेषताएं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखेंगे हम कि जो दोनों विचारधाराएं हैं, ठीक है, जो दोनों विचारधाराएं हैं उदारवाद और नव उदारवाद, इसके समर्थक वैज्ञानिक या राजनीतिज्ञ कौन थे और इन दोनों में अंतर क्या है। तो चलो इसी को देखते हैं। असली जो टॉपिक है आपको यहीं से समझ आएगा कि दोनों के बीच अंतर क्या है, ठीक है। दोनों के बीच अंतर से आप जान सकेंगे कि दोनों में की क्या डेफिनेशन है, ठीक है, दोनों की डेफिनेशन है क्या। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य के कार्यों के आधार पर क्या है, दो भागों में बांटा गया है उदारवाद को, एक परंपरागत उदारवाद, एक नव उदारवाद, ठीक है। जो उदारवाद है यानी कि परंपरागत उदारवाद या हस्तक्षेप, ठीक है, आपको हस्तक्षेप की नीति देखने को मिलेगी, व्यक्तिवाद देखने को मिलेगा, असीमित स्वतंत्रता देखने को मिलेगी, प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है, मुक्त व्यापार का समर्थन करता है, असीमित संपत्ति का समर्थन करता है, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देना चाहता है, जो व्यक्ति जो कुछ कर सकता है वो उसे सौंप देना चाहता है, ठीक है। ये मानता है कि व्यक्ति बुद्धिमान है, ठीक है, व्यक्ति बुद्धिमान है, उसे आप असीमित स्वतंत्रता दे दीजिए, प्राकृतिक अधिकार दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकारों में विश्वास नहीं रखता था परंपरागत उदारवाद, ठीक है, इसीलिए इसे नकारात्मक उदारवाद माना गया है, ठीक है, इसे नकारात्मक उदारवाद माना गया है, ठीक है। इसके मैं समर्थक जो राजनीतिज्ञ हुए उनकी बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था, जो किया था जॉन लॉक जी ने, ठीक है, सर जॉन लॉक ने इसका उदय किया था, ठीक है। इसके फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म इज हु आप जॉन लॉक को कहेंगे, ठीक है, जॉन लॉक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। इसके अलावा बेंथम, जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, जबकि बाद में जेएस मिल ने, ठीक है, जेम्स मिल मैंने आपको बताया, जेम्स मिल ने क्या किया था दोस्तों, पहले तो इन्होंने नकारात्मक उदारवाद को लिया, बट इन्होंने बाद में सकारात्मकता की तरफ स्वतंत्रता ली थी, व्यक्तिवाद को लिया था, और जो नव उदारवाद के फादर हैं वो जेएस मिल ही हैं, ठीक है, जेएस मिल को ही नव उदारवाद का आप क्या कहेंगे, फादर कहेंगे, ठीक है। अब इसके विपरीत में नव उदारवाद की बात करूं, इसमें क्या है, इसमें हस्तक्षेप की नीति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, सीमित स्वतंत्रता देखने को मिलेगी, सबसे खास बात कि संवैधानिक अधिकारों में मान्यता रखता है नव उदारवाद, बट जो आपका परंपरागत उदारवाद है ये मान्यता रखता है प्राकृतिक अधिकारों में, इसलिए इसे सकारात्मक उदारवाद कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं सकारात्मक उदारवाद, नव उदारवाद को, ठीक है। अब आपने जो मैंने आपको बताया कि जो नव उदारवाद है ये सकारात्मक उदारवाद है, ठीक है। इसके मैं अब समर्थक वैज्ञानिकों की बात करूं तो वो हैं जेम्स मिल, टीएच ग्रीन, ठीक है, हॉब हाउस हो गया, सॉरी, मैकाइवर हो गया, लॉस्की हो गया आदि, ये इसके समर्थक हैं, ठीक है, समर्थक राजनीतिज्ञ हैं। तो अगर मैं निष्कर्ष पर निकलूं तो जो उदारवाद है ये व्यक्ति की पूरी तरह से स्वतंत्रता पर आधारित है, हस्तक्षेप की नीति को मानता है, प्राकृतिक अधिकारों को मानता है, और ये मानता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति जितनी संपत्ति अर्जित कर सकता है उसे कर देनी चाहिए, मुक्त व्यापार करना चाहिए व्यक्ति को। बट कंपैरेटिवली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू लिबरलिज्म, आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा हस्तक्षेप, आपको देखने को मिलेगा हस्तक्षेप, राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पर राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है, इसलिए यह सीमित स्वतंत्रता पर आधारित है, ठीक है। ये सीमित स्वतंत्रता का समर्थन करता है और सीमित संपत्ति का भी समर्थन करता है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप यहाँ पर आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and also share this video to all needy ones. Thank you so much.
बाय बाय।